आप लोगों को हम 9th के बायोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर पहला प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों को हमने बहुत सारी चीज़ें बता चुकी है। आज आप लोगों का ये जो चैप्टर है एंड हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इसमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? लैन काय, जिसे लाइसोसोम कहते हैं, लैन काय के बारे में पढ़ना है। और एक है वैक्यूल, रसधानी, लैन काय और रसधानी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या हैं, यूकैरियोटिक क्या हैं और पादप जंतु कोशिका में अंतर क्या है। आपको इससे पहले बताया गया है, लेकिन फिर से चैप्टर एंड होते समय आपको दोबारा ये बताया जाएगा। आज आप लोगों को लैन काय और रसधानी के बारे में बताया जाएगा। लैन काय क्या होता है और रसधानी क्या होता है। सबसे पहले आप लैन काय के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आप लोग रसधानी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले लैन काय का हम संधिविच्छेद कर लेते हैं कि लैन काय किन दो शब्दों से मिलकर बना है। फिर इसके बाद उसकी खोज किसने की थी, ये आप लोगों को बताया जाएगा। लैन काय ग्रीक भाषा के लाइसो मीन्स होता है पाचक, लाइसो मीन्स पाचक और सोम मीन्स काय। लैन काय में आप पढ़ेंगे कि पाचक एंजाइम क्या है, यानी ये क्या कर रहा है, किसके कारण आप में जो पाचन होता है बचे पदार्थों का, डाइजेशन तो होता ही है, आपको डाइजेशन से नहीं मतलब है। लाइसो क्या करेगा, जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे और पदार्थ होंगे उनका पाचन करेगा। सोम मीन्स काय में, किसमें, लैन काय में उसका पाचन करेगा। अब आते हैं, देखते हैं इसकी खोज किसने की थी। खोज इसकी डी डूबे ने की थी, डी डूबे। तो लैन काय क्या होता है, लैन काय दो शब्दों से मिलके बना होता है। लाइसो मीन्स पाचक, सोम मीन्स काय, जो पाचन करता है एंजाइमों का, या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट वसा, इन सबका ये पाचन करता है लैन काय में, तो इसे कह सकते हैं लैन काय। इसकी खोज किसने की थी, डी डूबे ने की थी। अब आते हैं, देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। लैन काय की संरचना किस प्रकार होती है। लैन काय की संरचना जो होती है लगभग गोल होती है, या कह सकते हैं अनियमित आकार की होती है। लैन काय की संरचना अनियमित आकार की होती है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप कह सकते हैं कि यह एकल कला युक्त कोशिकांग है। ये एकल कला युक्त कोशिकांग है और इसकी संरचना जो होती है अनियमित आकार की होती है। इसका आकार नियमित नहीं होता है, इसकी संरचना निश्चित नहीं होती। ये एकदम राउंड भी हो सकता है, हल्का अंडाकार भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। तो इसकी संरचना हम कह सकते हैं अनियमित होती है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है, इसके अंदर एक क्या होता है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है, और इसे हम कह सकते लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये
क्या करेगी, एंजाइम अपघट या जल अपघटनी होती है। इसमें 30 से करीब 50% जल होता है। लिमिटिंग मेम्ब्रेन में एंजाइम्स होता है, जल अपघटनी पदार्थ होते हैं और 30 से 50% यानी एंजाइम की मात्रा जो होगी और कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, इन सब की मात्रा जो होगी 50% के अंदर में होगी और सिर्फ जल इसमें 30 से 50% पाया जाता है। अब देखते हैं इसका कार्य क्या है। लयन काय का कार्य क्या है, फंक्शन। इसका कार्य है समसूत्री कोशिका। इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली भी कहते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन का उत्प्रेरण करता है, उत्प्रेरण करता है और दूसरा है यह मृत कोशिका व हानिकारक पदार्थ बाहरी तत्व आदि का पाचन करता है। पाचन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसे जल अपघटनी कोशिका भी कहते हैं। तो आप लयन काय के बारे में पढ़ रहे हैं। लयन काय एकल कलायुक्त कोशिकांग है। इसे और एक नाम से जानते हैं, इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसकी संरचना जो होती है अनियमित आकार की होती है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये किसी भी आकार का हो सकता है। फिर इसका आधा है कार्य। ये क्या कार्य करता है, ये समसूत्री कोशिका विभाजन के लिए जो समसूत्री माइटोसिस विभाजन होता है, प्रोसेस होता है, इसमें क्या करेगा, उसको उत्प्रेरण करेगा कि ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करें। दूसरा है मृत कोशिका व हानिकारक बाहरी तत्व आदि का पाचन कर कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। ये मृत कोशिकाएं जो होंगी और हानिकारक पदार्थों को बाहरी तत्व आदि का पाचन कर लेंगी। जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे ये उनका भी पाचन कर लेंगी और क्या करेंगे, फिर बॉडी को यानी कोशिकाओं को ऊर्जा देंगे। और इसे जल अपघटनी कोशिका भी कहते हैं क्योंकि इसमें 30 से 50% सिर्फ जल का अपघटन होता है। इसके अलावा किसी भी तत्व का अपघटन नहीं होता।
अन्य 50 में सारे तत्व हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, अन्य जो भी तत्व आते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी इसे कह सकते हैं जल अवघटनी कोशिका भी इसे कहा जाता है। तो इतना आपको लैन काय के बारे में समझना था। इसके बाद अब आपको पढ़ना है वैक्यूल्स का क्या होता है। रसधानी, वैक्यूल। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं यह एकल कला युक्त है या दोहरी कला युक्त। यह एकल कला युक्त कोशिकांग है। और दूसरा पॉइंट है यह पादप में 90 यानी 90% स्थान घेरती है। वैक्यूल्स। अब आते हैं देखिए इसकी संरचना कैसी होती है। सबसे पहले आप देखेंगे रसधानी है क्या, वैक्यूल्स जिसे कहता है, यह एक एकल कला युक्त कोशिकांग है। ये डबल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग नहीं है, सिंगल है। इसमें सिर्फ एक कला युक्त होता है। आपको जब पादप कोशिका और जंतु कोशिका का फिगर बनाया होगा तो उसमें देखा होगा कि पादप कोशिका में सब 90% भाग कौन सा होता है, वैक्यूल्स का होता है, रसधानी। यह पादप में भी पाया जाता है और जंतु दोनों में पाया जाता है। सिर्फ फर्क इतना है कि पादप में 90% स्थान जो होता है वैक्यूल्स ले लेता है और जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता कि ये 90% भाग अकेले ले ले। सबसे ज़्यादा स्थान किसका होता है पादप कोशिका में, वैक्यूल्स होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा स्थान वैक्यूल्स घेरता है। तो ये है वैक्यूल्स की संरचना। यह पादप में 90% स्थान घेरता है। इसे ऊपर की जो लेयर होती है टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट कहते हैं। और अंदर द्रव कोशिका रस भरा रहता है। तो इसमें यह एकल कला युक्त कोशिकांग है। यह पादपों में 90% स्थान घेरता है। अगर ये कोशिका है तो इसमें सबसे ज़्यादा स्थान कौन घेर के रखा है, वैक्यूल्स, रसधानी घेर के रखा है। तो इसके जो ऊपर की लेयर होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर द्रव कोशिका रस भरा रहता है जिसमें क्या क्या रहता है, ग्लूकोज रहेगा, ग्लूकोज, सुक्रोज, विभिन्न खनिज रहेंगे, अमीनो अम्ल होता है, कार्बनिक पदार्थ होंगे, और लास्ट अन्य होंगे जो इस कार्य में इसकी सहायता करेंगे। तो द्रव कोशिका रस में आप ये नहीं कह सकते ये कोशिका में पाया जा रहा है इसीलिए इसको द्रव कोशिका, ये वैक्यूल्स के अंदर रसधानी के अंदर पाया जा रहा है
इसलिए भी इसे कह सकते हैं कि ये द्रव कोशिका रस है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, विभिन्न खनिज लवण पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। इसे कार्य के अनुसार कचरा पात्र भी कहा जाता है। ये जो होता है ऐसा कार्य करता है, इसमें सारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं रसधानी में आके इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसे कचरा पात्र भी कहते हैं। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि रसधानी को कचरा पात्र भी कहते हैं। तो यह पादप का 90% स्थान घेरता है। राजधानी को कचरा पात्र भी कहते हैं। और एक पॉइंट कह सकते, संरचना हमने आपको बना के बताया था कि इसकी संरचना इस आकार में होती है। आपने फिगर में देखा भी है, तो कह सकते हैं गोल, लगभग गोल होती है, लगभग रसधानी के बारे में आपको बताना था। रसधानी क्या है? एकल कला युक्त कोशिकांग है। इसमें यह डबल मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं पाया जाता, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एकल कला युक्त है। यह पादपों का 90% स्थान घेर लेता है। 90% भाग पादपों में यही घेरे रहता। अन्य में सारे जो पार्ट्स होते हैं जैसे लाइसोसोम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये सब पाए जाते हैं। और रसधानी को क्या कहते हैं? कचरा पात्र कहते हैं। इसकी संरचना जो होती है लगभग गोल होती है, एकदम गोल नहीं होती, लगभग गोल होती है। तो ये आपका चैप्टर अब फिनिश हो गया, खत्म हो चुका है। इसमें आप लोगों को एक बार हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव क्या है, बहुकोशिकीय जीव क्या है, इसमें आप लोगों को अंतर बताना है। एक बार हमने बताया था, लेकिन लास्ट चैप्टर का एंड होते समय, समाप्त होते समय आपको एक बार फिर से बताया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। आप इसमें देख रहे हैं एक कोशिकीय, कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, इसीलिए तो इसे एक कोशिकीय कहा गया है। बहुकोशिकीय का मतलब होता है कि इसमें ढेर सारी कोशिकाओं का समूह पाया जा रहा है, इसीलिए इसे बहुकोशिकीय कह सकते हैं। तो इसमें सेल की संख्या, न्यूक्लियस की संख्या कितनी होगी? कोशिका की संख्या एक होगी, इसीलिए इसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं, इसमें संपूर्ण जीव मात्र एक कोशिका का बना होता है, मात्र एक कोशिका का बना होता है। एक कोशिकीय का मतलब ही होता है कि यूनिसेलुलर, तो इसमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाएगी, अन्य कोशिका नहीं पाई जाएगी, ये इसका है। अब बहुकोशिकीय का मतलब होता है इसमें कई सारी सेल्स पाई जाएंगी, जिसके कारण ये बहुकोशिकीय कहलाया जा रहा है। ये स्ट्रक्चर इसका होगा। इसमें ढेर सारी कोशिकाएं हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं? ये बहुकोशिकीय है। तो कह सकते हैं संपूर्ण जीव मात्र
एक कोशिका में नहीं, बहुकोशिका में बहुत सारी कोशिका पाई जाती है। इसमें कह सकते हैं बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब आता है एक कोशिकीय जीव में श्रम विभाजन नहीं होता है। इसमें श्रम विभाजन नहीं होता है। इसमें श्रम विभाजन की क्षमता पाई जाती है। अब तीसरा पॉइंट है, इसका उदाहरण अमीबा होता है, पैरामीशियम, यूग्लिनम। इसका एग्जाम्पल है जंतु, पादप, मानव। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव में यही अंतर है। पहला, एक कोशिकीय जीव होते हैं सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं। बहुकोशिकीय जो होते हैं बहुत सारे यानी मल्टीपल बने होंगे, बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं और इसमें श्रम विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। ये अपना जीवन खुद यापन नहीं कर सकते। किस लिए नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा है। और बहुकोशिकीयों में श्रम विभाजन की क्षमता पाई जाती है क्योंकि ये एक कोशिका से बहुकोशिका का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल जैसे पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना है और इसमें जंतु, पादप और मानव है। सबसे अच्छा डिफिनीशन है, आप एक कोशिकीय किसको कह सकते हैं? जिसको आप नहीं देख सकते वही एक कोशिकीय होते हैं और जिसको आप देख सकते हैं वो बहुकोशिकीय है। अब आपको बताना है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका। तो इसमें कह सकते हैं इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है पादप कोशिका में इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। या कह सकते हैं इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। यूग्लिना को छोड़ के यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है
इसमें राजधानी, आपको राजधानी के बारे में बताया गया। पादप कोशिका में राजधानी बहुत बड़ी होती है और दंत कोशिका में होती है बहुत छोटी। इसमें छोटी होती है। यह जंतु कोशिका की तुलना में बड़ा होता है। और ये छोटा होता है। आपको पढ़ना था पादप कोशिका और दंत कोशिका में क्या अंतर है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कह सकते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जा सकता। अगर क्लोरोफिल पाया जाता तो जैसे पौधे हरे दिखते हैं वैसे हम लोग भी हरे दिखते, लेकिन हम लोग हरे नहीं दिखते क्योंकि हम लोगों के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है, यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो नहीं पाया जा रहा है। राजधानी इसमें बड़ी होती है, वैक्यूल्स आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले। इसमें राजधानी 90% स्थान घेर के रखती है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में ऐसा नहीं है, ये बहुत छोटी होती है। जंतु कोशिका की तुलना में ये बड़ा होता है। पादप कोशिका जो होता है जंतु कोशिका की तुलना में बड़ा होता है। इसका आकार क्या होगा, बहुत बड़ा होता है, और इसका आकार इसकी अपेक्षा छोटा होगा। तो ये अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। लास्ट अंतर आप लोगों का बचा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक। इसमें आपको प्रो मीन्स आपको पहले भी बताया गया है, प्रो मीन्स होता है प्राचीन, और कैरियोन्स मीन्स न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक, जिसमें प्राचीन टाइप का, बहुत पुराने टाइप का केंद्रक पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, वही प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाएगा। यू मीन्स ट्रू होता है, जिसे आप सत्य कह सकते हैं, और कैरियोन्स मीन्स न्यूक्लियस होता है, तो आप कह सकते हैं जिसमें बहुत पुराने टाइप का केंद्रक पाया जाता है, बहुत पुराने का केंद्रक पाया जाता है, कह सकते हैं सिर्फ ऐसे पाया जाता है ना कि बराबर, उसे कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिसमें सत्य प्रकार का केंद्रक पाया जा रहा है, ट्रू सेल मेम्ब्रेन डेवलप्ड है, उसे कह सकते हैं कि ये यूकैरियोटिक कोशिका है। इसमें न्यूक्लियस डेवलप होगा, इसमें डेवलप नहीं होगा। तो इसमें पहला पॉइंट ये क्या होगा, आकार में छोटा होता है, आकार में छोटा होता है। ये बड़ा होता है। केंद्रक स्पष्ट नहीं रहता है।
हमने आपको बताया केंद्रक बहुत पुराने टाइप का होगा। जब पुराने टाइप का होगा तो वो घिसा पिटा दिखेगा, ना के बराबर आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, इस प्रकार होगा, और इसमें स्पष्ट रहता है। इसमें क्रोमोसोम एक होता है। इसमें कई होते हैं, कई क्रोमोसोम्स के सेट पाए जाते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होंगे। अब आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में है अमीबा, पैरामीशियम, और इसमें एग्जाम्पल में पादप और जंतु, कवक भी हो सकता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में यही अंतर है। प्रोकैरियोटिक जो होता है प्राचीन प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। इनमें सत्य प्रकार का या कह सकते हैं वेल डेवलप या एडवांस न्यूक्लियस पाया जाता है। ये आकार में छोटा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ये आकार में बड़ा होता है। इसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। कैसा होगा? ऐसे होगा, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये बहुत प्राचीन टाइप का है। इसमें अस्पष्ट होता है, ये एडवांस टाइप का है। इसमें क्रोमोसोम एक ही होता है, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या कई पाई जाती है, यानी जो डीएनए होगा उनकी संख्या बहुत ज़्यादा, क्रोमोसोम पर डीएनए होता है, आप लोगों को बताइए, उनकी संख्या कई पाई जाएगी। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होंगे। जो कोशिकांग के ऊपर ऐसे आवरण रहता है वो अनुपस्थित होंगे। इस प्रकार के आवरण प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाएंगे, और इसमें इस प्रकार के आवरण उपस्थित होंगे। आपने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर पाया जाता है डबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल इसका है अमीबा, पैरामीशियम, पादप जंतु और कवक यूकैरियोटिक का। तो ये आप लोगों का पहला सब्जेक्ट, पहला लेसन, पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आज खत्म हो गया। इसके बाद आप लोगों को दूसरा लेसन पढ़ाया जाएगा, दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा।